हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पीके पटेल आप लोगों का प्रयोगशाला परिचालक की निशुल्क सीरीज में फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में हम बायोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत बेसिकली अपने को हमारे या मानव शरीर में प्रवाहित हो रहे जो रक्त हैं उनके बारे में, रक्त वाहिकाओं के बारे में और हृदय के बारे में पढ़ना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से हर बार प्रश्न जो है वो आपके बनते हैं और ज्यादा कठिन भी नहीं है। ये एक्चुअल में समझने वाला टॉपिक है। एक बार आप अच्छे से समझ गए तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से किसी भी प्रकार का प्रश्न बने वो आपसे गलत नहीं होगा। तो हर क्लास की भांति मैं आपको बता देता हूँ कि इस सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं समझाने वाला हूँ कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, रक्त संवहन तंत्र होता क्या है, किन किन नामों से उसको जाना जाता है, और मानव शरीर में ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस प्रकार से वर्क करता है, उसको मैं सीधे सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा। इस समझ को विकसित करने के बाद हम रक्त संवहन तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के जो तीन प्रमुख पार्ट हैं उनको क्लासिफाई करेंगे: हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, अर्थात हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त। फिर उसके बाद एक एक को हम पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्लड वेसल्स से, अर्थात रक्त वाहिकाओं से, जिसके अंतर्गत हम आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इन आर्टरीज और वेन्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, धमनी और सिराओं में क्या क्या अंतर होते हैं, किस प्रकार से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, अभी तक क्या क्या पूछे गए हैं, उन सभी तथ्यों के आधार पर मैं डिटेल से आपको इसको समझाने वाला हूँ। उसके बाद इसी क्रम में जो है हम आगे बढ़ते हुए शुरुआत करेंगे किसका, ब्लड का। ठीक है। तो ब्लड कितने भागों में बटा होता है, पूरा का पूरा जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो किस प्रकार से ब्लड प्लाज्मा में बटा होता है, ब्लड कार्पल्स में बटा होता है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, लिम्फ या लसिका क्या है, इन सभी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अलग अलग तरीके से घुमा घुमा करके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। इसके बाद इनको समझने के बाद, ब्लड वगैरह को समझने के बाद, चूंकि ये बड़ा टॉपिक है तो इसको हम 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे। आज तो हम बेसिकली ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त वाहिकाओं के बारे में और रक्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर रक्त की बाकी जो पार्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में, हार्ट को वगैरह को नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। अंतिम में इससे जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आज के हमारे लेक्चर से, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको अंतिम में सॉल्व कराऊंगा। इसमें से कई प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे तौर पर डायरेक्ट भी जो है वो आपका पूछा जा सकता है, और क्लास देखने के बाद आप सभी क्वेश्चन को आसानी से जो है आपका सॉल्व कर लेंगे। कई सारे नए क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे जो है आपका शामिल किए हैं। तो जो छात्र जो है पहली बार हमारे क्लास से जुड़ रहे हैं या पहली बार हमारे इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, प्रयोगशाला परिचारक की निशुल्क ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन के नीचे जो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जो स्क्रॉल हो रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रयोगशाला लिखिए, बैच से जुड़ जाइए। हर क्लास का लिंक आपको मिलेगा, साथ ही साथ हर क्लास के पीडीएफ वहां पे आपको निशुल्क रूप से अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही हर क्लास की बात ही हमारे पेड कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि प्रयोगशाला परिचारक की कंप्लीट पेड कोर्स भी जो है वो आपका अवेलेबल है, जिसमें 2,990 रुपए में ही, जो केवल हमारे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का फीस है, उसी में भारत का भूगोल के साथ साथ पूरा सामान्य विज्ञान, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, इसकी क्लासेस जो है वो आपका प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके बारे में जानकारी के लिए या इसमें प्रवेश वगैरह लेने के लिए आप पेड ऑनलाइन कोर्स के इंक्वायरी नंबर 7470960094 पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां पे एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको पेड कोर्सेज से संबंधित सारी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। प्रयोगशाला परिचारक के अलावा छात्रावास अधीक्षक, आरक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, एडीओ, पटवारी, सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी प्री प्लस व्यापम, स्पेशल व्यापम, छत्तीसगढ़ स्पेशल, इन सभी की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। इनके बारे में भी जानकारी आपको इसी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल वही छात्र मैसेज करें जिनको पेड क्लासेस के बारे में इंक्वायरी करनी है। फ्री क्लासेस से जुड़ने के लिए स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है 9691192359, आप वहां पर हमको जो है व्हाट्सअप करिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक्चुअल में है क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त संवहन तंत्र एक्चुअल में है क्या। पहले तो नाम जान लीजिए बेटा, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, अलग अलग नामों से आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है। यहीं पर देखिए 4 प्रकार के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 हिंदी में, 2 अंग्रेजी में।
हिंदी में इसी को आप एक नाम जान सकते हैं, परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है, या इसको रक्त संवहन तंत्र भी कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र जब हम कहेंगे तो इंग्लिश में इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि मेन हमारे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन का जो तंत्र है, ठीक है, रक्त के प्रवाह का जो तंत्र है, उसी को रक्त परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रक्त संवहन तंत्र भी कहा जाता है। अब देखिए क्या है, सिंपल मैकेनिज्म है कि हमारे शरीर में देखिए क्या होता है। जैसे कि ये मानव शरीर है, इस मानव शरीर में अलग अलग अंग हैं बेटा, जैसे कि ये हैंड है, हाथ है, हथेली है, ये लेग्स हैं, मतलब आपके पैर हैं, इधर आपका ब्रेन है, ठीक है। वैसे बहुत सारे अलग अलग आपके अंग हैं, और इन सभी अंगों में क्या है, ऊतक है ना। और ऊतक के भीतर क्या है, कोशिका है। ये मैं एक उल्टा बता दिया आपको, है ना। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र मिलकर के शरीर बनाते हैं। तो मैं ये उल्टा लेकर के आया कि हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, उन अंगों में ऊतक हैं, ऊतकों में कोशिकाएं हैं। और इन कोशिकाओं को वर्क करने के लिए, इन कोशिकाओं को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आवश्यकता होती है बेटा ऑक्सीजन का, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन का। और ये ऑक्सीजन इन कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन, आपका ब्लड। जो मनुष्य का रक्त होता है, इसी रक्त में ऑक्सीजन जो है वो आपका घुलता है। कैसे घुलता है हम आगे देखेंगे। और यही ब्लड जो है हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचकर, ऊतकों तक पहुंचकर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की क्या करता है, सप्लाई करता है। अब कोशिकाओं में जो है आपका क्रेब्स साइकिल चलता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा के उत्पादन के बाद यहाँ पे एक उत्सर्जी पदार्थ बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी अटैच होता है ब्लड से, और ब्लड के माध्यम से ये हमारे हार्ट में आता है, हार्ट के बाद फेफड़े में आता है, फेफड़े से उस CO2 को फिल्टर करके मानव शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि हमारे शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और उन भागों में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करने के लिए उत्तरदायी है ब्लड। तो ब्लड को एक प्रकार आप मान सकते हो, फॉर एग्जांपल पानी है। जैसे पानी होता है ना, तो वैसे ब्लड एक लिक्विड है, लेकिन उसको शरीर के भागों तक पहुंचाने के लिए, वहां से खींचने के लिए एक पंप की आवश्यकता होगी। जैसे पानी को अलग अलग जगहों में दूर दूर तक सप्लाई करने के लिए पंप चाहिए, सेम हमारे शरीर में जो पंप है ना, वो है हार्ट या आपका हृदय। तो हृदय एक पंप की भांति आप इमेजिन कर लो। इसके साथ इस पंप से बहुत सारे जो है पाइप निकले हुए हैं। इन पाइप्स को आप मान लो रक्त वाहिकाएं, और इन रक्त वाहिकाओं के भीतर, इन पाइप्स के भीतर जो पानी बह रहा है, उसको मान लो ब्लड। मतलब आप अपने शरीर को एक मान लो कि यहाँ पे पंप है, पंप से पाइप निकले हुए हैं, उसमें से पानी अलग अलग घरों तक पहुंच रहा है, एक कॉलोनी मान लो, ठीक है। तो पंप के स्थान पर क्या है हमारे पास, मेन मोटर क्या है हमारे पास, हार्ट है, हृदय है, वही चल रहा है, वही पंप कर रहा है। फिर रक्त वाहिकाओं के द्वारा, जिसको हम पाइप की संज्ञा दे रहे हैं, तो वो रक्त वाहिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है धमनी और एक होता है सिरा, डिटेल में देखेंगे अभी, ठीक है। तो इन पाइप्स के माध्यम से, ठीक है, कुछ पाइप्स हैं जो आपका हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाती हैं, कुछ पाइप्स हैं जो अंगों से रक्त को हृदय तक लेकर के आती हैं। तो ये पंप जो है इन वाहिकाओं के माध्यम से ब्लड का फ्लो करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि मानव शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। ये क्या मैंने कहा, ये हमारा पंप है। पंप क्या है, आपका हृदय, ये ब्लड पंप करता है। इस पंप से पाइप निकले हुए हैं। नीले कलर में जो तुमको दिखाई दे रहा है ना बेटा, वो है सीरा, ठीक है। और जो लाल कलर में आपको दिखाई दे रहा है, वो है धमनी। अभी हम देखेंगे इनके बारे में। सीरा को कहते हैं वेन्स और धमनी को कहते हैं आर्टरीज, ठीक है।
तो इन वेन्स और आर्टरीज के द्वारा इस हृदय में रक्त जो होता है वो शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाया जाता है, और उन अंगों से रक्त फिर से किस में आता है, आपका हृदय में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म जो है वो आपका काम करता है। अब हम इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को तीन जो इसके प्रमुख भाग हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं। नोट्स के रूप में ये आपको मिल जाएगा, तो नोट्स से इसको पढ़िएगा आप अच्छे से। पहला हिस्सा मैंने क्या कहा, पहला हिस्सा है बेटा हार्ट, हृदय, दिल। ठीक है, दूसरा हिस्सा ब्लड वेसल्स, दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, ब्लड वेसल्स। हिंदी में कहेंगे बेटा इसको रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। और इन रक्त वाहिकाओं के भीतर क्या भरा रहता है, ब्लड। ठीक है, इसको कहते हैं रक्त, या शुद्ध हिंदी में रुधिर कहा जाता है। ठीक है, रक्त या रुधिर। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के यही तीन में भाग होते हैं, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड होता है, हृदय होता है, रक्त वाहिकाएं होती हैं, और आपका रुधिर होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस क्लास में हम एक क्लास में तो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, इस क्लास में हम देखेंगे इसको, ब्लड वेसल्स को। हम शुरुआत करेंगे किससे, ब्लड वेसल से। पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार पढ़ लेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दूसरा, उसके बाद थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं दूंगा ब्लड का, क्योंकि ब्लड बड़ा है, ब्लड के बहुत सारे उसमें बहुत सारी चीजें कंटेन है उसमें। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा परिचय के रूप में देखेंगे इस क्लास में, फिर डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं किसके बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, तो रक्त वाहिकाएं या आपका ब्लड वेसल्स, इनका जो है मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है रक्त का प्रवाह करना, रक्त का क्या करना, प्रवाह करना। ठीक है, लेकिन रक्त का प्रवाह किसके माध्यम से होगा, वो तो केवल एक पाइप की भांति व्यवहार करेगा ना। रक्त का प्रवाह करने के लिए तो उत्तरदायी है क्या, ये आपका हार्ट, हृदय। ये क्या है, आपका हृदय है, ये आपका हार्ट है। ये पंप करेगा, तभी जो है आपका इन पाइप्स में या रक्त वाहिकाओं में रक्त जो है वो आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब जो रक्त वाहिकाएं होती है मनुष्य में, मुख्य रूप से जो है वो आपके दो प्रकार की होती हैं। ठीक, एक होता है आर्टरी, जो रेड कलर में यहाँ पे शो हो रहा है, और एक होता है वेन्स। ठीक है, आर्टरी कहने का मतलब धमनी, और वेन्स को क्या कहा जाता है, आपका सीरा। धमनी और सीरा, दो प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है। स्कूल लेवल में कई बार आपने इसको पढ़ा होगा, इनमें अंतर पढ़ा होगा, लेकिन रटा होगा। आज आप इसको समझेंगे। ठीक है, आर्टरीज या धमनी, वेन्स और आपका सीरा। ठीक है, वेन्स को क्या कहते हैं, आपका सीरा कहते हैं। अब नॉर्मली इतना तो सभी को पता होगा, मेरा जो आपका ख्याल है कि आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि धमनी में जो है वो शुद्ध रक्त बहता है, और सीरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। अब ये शुद्ध अशुद्ध क्या है, आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इतना मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी जो है ये लाल कलर के दिखाई देते हैं, जबकि जो सीरा है ये कैसा दिखता है, सीरा जो है वो नीला कलर का जो है वो आपका दिखाई देता है। इतना तो चित्र को देख करके भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें मेन आपको अंतर समझना है, चित्र के माध्यम से इन सभी अंतर को आपको याद रखते हुए चलना है। नॉर्मली कोई भी बुक वगैरह आप पढ़ते हैं या कोई भी नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उस पे इस तरीके का एक टेबल आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं दो प्रकार की होती हैं, धमनी और आपका सीरा। लिखा हुआ मिलेगा कि धमनी में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है, सीरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है।
धमनी रक्त को हृदय से ऊतकों तक ले जाती है, सिरा रक्त को ऊतकों से हृदय तक लाती है। धमनी में जो है हीमोग्लोबिन के चलते लाल रंग होता है, CO2 के चलते सिरा बैंगनी या नीला रंग का होता है। धमनी शरीर की गहराई में होती है, सिराएं शरीर की ऊपरी सतह में। धमनी की दीवारें मोटी, सिराएं की दीवार पतली। इसमें रुधिर दबाव झटके के साथ बहता है, इसमें धीमी गति से बहता है। ये तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसको समझना कैसे है, एक्चुअल में ये होता क्या है, एक एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अंतिम में इसको देखेंगे, एक एक करके मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, चित्रों को ध्यान से देखिएगा, उसके माध्यम से हम धमनी और सिरा का एक्चुअल मैकेनिज्म जो है वो आपका समझते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ लिया है मैंने आपका धमनी या आर्टरीज इसको कहते हैं, दूसरे तरफ है आपका सिरा या वेन्स। नीला जो दिखाई दे रहा है वो सिरा या वेन्स है, लाल जो दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका धमनी में। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला चीज जो आपको एग्जाम में पूछता है, एक एक स्लाइड में जो मैं बताने वाला हूँ वो सभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, पूछा जा चुका है। ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में जो है वो आपका शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त की परिभाषा क्या है? रक्त को शुद्ध कब कहा जाता है, रक्त को अशुद्ध कब कहा जाता है? जब रक्त में ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन युक्त जो आपका रक्त होता है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ डिटेल में, यहाँ पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, HB से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन से जाकर के ऑक्सीजन चिपक जाता है, ऑक्सीजन, और मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, HbO2। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अलग अलग ऊतकों कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो हीमोग्लोबिन मेन उत्तरदायी है ऑक्सीजन का वहन करने के लिए, और ये हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी में पाया जाता है। और आरबीसी किस में पाया जाता है भाई? रक्त में पाया जाता है। तो जब मैं आपको लाल रक्त कणिका बताऊंगा तो वहां पे फिर से वहां पे आपको याद करा दूंगा। हाँ, यहाँ पे बस बताने का उद्देश्य ये है कि रक्त में आपका किसका वहन होता है? ऑक्सीजन का वहन होता है। तो जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या कहा जाता है? शुद्ध रक्त जो है वो आपका कहते हैं। और इस प्रकार का शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनियों में बहता है। ठीक है, जबकि जो हमारा सिरा होता है, ठीक, सिराओं में क्या होता है? सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त की परिभाषा क्या है? अब आप समझ गए होंगे, जब रक्त में CO2 घुला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है, तब उस रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना, मैं हर चीज को ड्रॉ करके बताऊंगा तो टाइम लगेगा। ठीक, हम जैसे ही सांस लेते हैं तो उस सांस में क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अदर और गैसेस है। हमारे शरीर के लिए जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। तो हम श्वास लेते हैं तो वो पहुंचता है फेफड़ों के पास, लंग्स के पास। ये फेफड़ा हमारा फिल्टर है बेटा। फेफड़ा क्या करता है, लंग्स क्या करता है? उसमें से ऑक्सीजन को छांटता है। ऑक्सीजन को छांटने के बाद उसको वो ब्लड में मिला देता है, और ब्लड में मिलाने के बाद उसको पंप के पास भेज देता है, मतलब हृदय के पास भेज देता है। अब हृदय क्या करता है? चूंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त आया है, शुद्ध रक्त है, तो उसको शरीर के सभी भागों तक वो पहुंचाता है। किसके माध्यम से? इन्हीं धमनियों के माध्यम से, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। तो वो शुद्ध रक्त पहुंच गया किसके पास? कोशिकाओं के पास। अब कोशिकाओं में मैंने कहा, कोशिकाओं के क्रियाओं के द्वारा जो है ऊर्जा के साथ साथ CO2 बनता है। CO2 कहाँ बनता है? कोशिकाओं में। उस CO2 को शरीर से बाहर करना है। तो होता क्या है कि ये CO2 फिर से कोशिकाओं में स्थित जो रक्त होता है उसमें चिपक जाता है, और कोशिकाओं में स्थित रक्त से CO2 घुल करके फिर से पहुंचता है शरीर से होते हुए पंप के पास, हृदय के पास। हृदय क्या करता है? उस अशुद्ध रक्त को फेफड़े को दे देता है।
फेफड़ा उस अशुद्ध रक्त अर्थात CO2 युक्त रक्त में से CO2 को फिल्टर करता है और श्वास के माध्यम से बाहर कर देता है। मतलब फिल्टर करने का काम फेफड़ा कर रहा है, पंप करने का काम कौन कर रहा है? हृदय कर रहा है। चलिए आप इसको बेहतर समझ पाए, इसके लिए मैं एक क्या करता हूँ, एक दूसरे लेयर में जो है आपको इसको समझा देता हूँ। देखिए इमेज के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक, जैसे ये मनुष्य है, ये फॉर एग्जाम्पल ऐसा मनुष्य मान लिया, ठीक मैंने, और ये श्वास ले रहा है, श्वसन प्रक्रिया है। अब एक अंग याद रखिए फेफड़ा, जैसे मैंने यहाँ पे फेफड़ा बना दिया, लंग्स बना दिया। देन बेटा एक अंग याद रखिए आप, हार्ट या हृदय। फिर कोई भी एक अंग हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मानव मस्तिष्क ले लेते हैं, ठीक है। एक कोई भी ये अंग है मान लो, ठीक, अंग है मतलब यहाँ पे उसकी क्या है, कोशिका है ना। ये क्या है आपका, हृदय है। ये क्या है आपका, फेफड़ा है, लंग्स है। और ये क्या है, नोज है, इसके माध्यम से हम श्वास लेते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही श्वास ले रहे हैं, मैंने कहा ये जो श्वास ले रहे हैं ये तो वायु है। वायु में तो मैंने कहा ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अदर और गैसेस भी हैं, ठीक। अब हम इसको इनहेल करते हैं तो ये वायु पहुंच जाती है किसके पास, फेफड़े के पास। फेफड़ा क्या करता है, इसमें से ऑक्सीजन को फिल्टर करता है, इसको रक्त में मिलाता है और भेज देता है किसके पास, हार्ट के पास। हार्ट इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को, ये कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है क्योंकि ऑक्सीजन मिला हुआ है। हार्ट इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के ऊतकों अंगों तक पहुंचाता है। किनके माध्यम से पहुंचाता है, धमनी के माध्यम से पहुंचाता है, आर्टरीज के माध्यम से पहुंचाता है। उस अंग में क्रिया होगा, ऊतकों में क्रिया होगा, कोशिकाओं में क्रेब्स साइकिल चलेगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस ऊतक अंग में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रयोग करके इन्होंने ऊर्जा वगैरह बनाया और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बन गया CO2। इसको शरीर से बाहर करना है। अब क्या होगा, CO2 फिर से रक्त में मिल जाएगा, CO2 युक्त क्या हो जाएगा, रक्त। तो जब CO2 युक्त रक्त होगा तो ये CO2 युक्त रक्त कैसा रक्त कहलाएगा, अशुद्ध रक्त। ये CO2 युक्त रक्त या अशुद्ध रक्त अब जाएगा हार्ट के पास, पंप के पास। किसके माध्यम से, सीरा के माध्यम से। सीराओं में क्या बहता है आपका, अशुद्ध रक्त बहता है। अब ये अशुद्ध रक्त हार्ट में आया, हार्ट क्या करेगा, इस CO2 युक्त रक्त को, ठीक है, या अशुद्ध रक्त को फिर से किसको दे देगा, फेफड़े को। फेफड़ा क्या करेगा, इसमें से CO2 को फिल्टर करेगा और फिल्टर करके जब हम श्वास छोड़ेंगे तो ये CO2 और बाकी और भी जो गैसेस हैं जो हमारे काम की नहीं है उनको शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस मैकेनिज्म से आप समझ गए होंगे कि धमनियां जो है रक्त को लेकर के जाती हैं हृदय से अंगों के पास। धमनियों का काम है रक्त को हृदय से अंगों में, ऊतकों में या कोशिकाओं में लेकर के जाना, जबकि सीरा उल्टा काम करता है। सीरा क्या करता है बेटा, सीरा अंग या ऊतक से रक्त को लेकर के आता है हृदय में। ये पूछता है, ठीक है, सीरा जो है अंगों से रक्त को या ऊतकों से रक्त को हृदय में लाता है। कौन से रक्त को, अशुद्ध रक्त को या CO2 युक्त रक्त को। जबकि धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाता है, किस प्रकार के रक्त को, शुद्ध रक्त को या O2 युक्त रक्त को। क्लियर, आई थिंक इतने में आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अंतर पे आते हैं फिर, ठीक है। तो यही चीज बता रहा था मैं, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है O2 युक्त, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है CO2 युक्त। लेकिन इसका एक अपवाद है और अपवाद एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्या अपवाद है वो बता दे रहा हूं मैं, ठीक।
धमनियों में तो जनरली क्या रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन मैंने कहा एक ऐसी धमनी है जो अपवाद है, उसका नाम है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी अपवाद इसलिए है क्योंकि ये धमनी होने के बावजूद इसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस धमनी कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? फुसफुस। उसी प्रकार से सीरा में भी क्या है? आपका अपवाद है। सीरा में अपवाद क्या हो जाएगा? पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा शुद्ध हिंदी में क्या कहोगे? फुसफुस सीरा। पल्मोनरी मतलब क्या होता है? फुसफुस। तो फुसफुस सीरा या पल्मोनरी सीरा, सीरा होने के बावजूद इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो इससे आपको क्या याद रखना है? पल्मोनरी वर्ड अगर जुड़ेगा तो उनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी बोलोगे तो उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, और पल्मोनरी सीरा बोलोगे तो उसमें शुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, क्लियर इतना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और भी अंतर हैं जो आपको एक एक करके याद रखने हैं। ठीक, अब देखो धमनी का जो रंग है वो लाल दिखाई दे रहा है। धमनी किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। जबकि जो सिरा है उसका रंग नीला दिखाई दे रहा है। एकदम नीला नहीं रहता, ये हल्का बैंगनी भी रहता है। तो जो सिराएं होती हैं वो नीले या बैंगनी रंग की होती हैं। रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूं। धमनियों का जो आपका लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, एचबी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन घुला होने के कारण इसका रंग जो होता है क्या होता है? लाल होता है। जबकि जो आपका सिराएं हैं ये CO2 घुला हुआ रहता है, इसीलिए इनका रंग जो है वो कैसा रहता है? नीला रहता है या बैंगनी रहता है। क्लियर है? तो हीमोग्लोबिन के चलते लाल रंग होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रक्त का लाल रंग किसके चलते होता है? हीमोग्लोबिन के चलते। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का क्या करता है? वहन करता है। तो हीमोग्लोबिन के चलते धमनियां लाल रंग की होती हैं, जबकि CO2 के चलते जो है सिराएं जो है वो आपका नीले या बैंगनी रंग की होती हैं। क्लियर? अगला और क्या अंतर देखना है, देखो। ठीक है, अब मैं अभी कुछ देर पहले आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया था कि किस प्रकार जो है जो धमनी होती हैं रक्त को हृदय से ऊतकों तक लेकर के जाती हैं, और जो सिराएं होती हैं वो ऊतकों से रक्त को हृदय तक लेकर के आती हैं। ठीक है, तो धमनियों का मेन काम क्या है? धमनियां जो होती हैं वो रक्त को हृदय से कहाँ लेकर के जाएंगी? ऊतकों तक लेकर के जाएंगी। ये दिशा, ये क्रम, ये पूछता है। ठीक है, इनका काम है। यहाँ से देखो हार्ट से लाल रंग की धमनियां निकलती हैं और ऊतकों तक रक्त को लेकर के जाती हैं। जबकि सिराओं में उल्टा होता है। सिराओं में क्या होता है? सिराएं जो होती हैं वो ऊतकों से रक्त को हृदय में लेकर के आती है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज आपको समझना है। धमनी धमनी जो है, देखिए, खुलता है हृदय से। ये हृदय है बेटा, यहां से निकल रहा है क्या? धमनी। इस पंप से, इस हृदय से निकल रहा है धमनी। तो पंप से धमनी निकल रहा है, हृदय से धमनी निकल रहा है, किधर की ओर जा रहा है? ऊतकों की ओर जा रहा है। हृदय धक 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 धड़क रहा है। लब डब होता है एक्चुअल में, लेकिन हम धक धक कहते हैं। तो हृदय में पंपिंग हो रहा है। तो हृदय से निकलने के कारण धमनी में जो रक्त का बहाव होगा वो बड़े ही तीव्रता से झटके के साथ होगा। होगा ना, क्योंकि ये धड़क रहा है। जबकि जबकि
ये ऊतकों से निकलता है, ये ऊतक हो गया। इन ऊतक से क्या निकल रहा है? सीरा। अब ये ऊतक तो नहीं धड़क रहे हैं ना, उल्टा आ रहा है, इसको खींचा जा रहा है। तो सिराओं के भीतर जो रक्त की गति रहती है वो धीमी रहती है, दबाव क्या रहता है? कम रहता है। समझ पा रहे हैं बात को? हृदय से चूंकि धमनियां निकलती हैं, इसीलिए धमनियों में बहने वाले रक्त में प्रेशर ज्यादा रहता है, उसका दबाव ज्यादा रहता है, तेज गति के साथ, झटके के साथ वो बहता है। ठीक है, इसको आप अनुभव कर सकते हैं, जो हमारी धमनियां होती हैं वो किस प्रकार से पल्स उसमें जो है आपका शो होता है, क्योंकि उसमें ब्लड जो है झटके के साथ, तीव्रता के साथ फ्लो होता है, जबकि सिराओं में नहीं होता। सिराओं में कोई जो है वो आपका ऐसा झटका महसूस नहीं होता है, या ना ही उसमें गति होता है, ना ही दबाव के साथ वो बहती है, क्योंकि वो ऊतकों से निकलती है, कोशिकाओं से निकलती है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना। ठीक, चूंकि धमनियों में जो धमनियां होती हैं वो हृदय से निकलती हैं, धमनियां जो होती हैं वो हृदय से निकलती हैं, इसीलिए इनमें जो रक्त होता है वो दबाव के साथ एवं झटके के साथ बहता है। ये सारा क्वेश्चन पूछता है ना, दबाव के साथ और झटके के साथ बहता है। जबकि सिराओं में क्या होता है? सिराएं जो होती हैं ये ऊतकों से या कोशिकाओं से निकलती हैं, इसीलिए इनमें जो रक्त की गति होती है धीमी होती है, या कम दबाव के साथ जो है इसमें रक्त जो है उसका प्रवाह होता है या फिर आपका बहता है। क्लियर है? ठीक है, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है हर एक चीज। चूंकि धमनियों हृदय से निकलती है इसीलिए उसमें दबाव ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, गति ज्यादा है, जबकि सिराओं में ऐसा नहीं है। तो सोचो कि धमनियों में स्पीड ज्यादा है, दबाव ज्यादा है, झटके के साथ बह रहा है, इसके चलते धमनियों की दीवार जो होती है ना बेटा, वो मोटी होती है, थिक होती है, रिजिड होती है, क्योंकि उसको दबाव झेलना है, उसको झटका झेलना है, उस पंप से वो निकल रहा है। साथ ही जो धमनियां होती हैं वो शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, क्योंकि उनको दबाव झेलना है। ठीक है, जबकि सिराओं में ब्लड धीमी गति से कम दबाव के साथ बहता है, तो सिराओं की जो दीवारें होती हैं पतली होती हैं, और सिराएं शरीर में गहराई में ना होकर के शरीर के सतह पर होती हैं। ठीक है, आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो, ऐसा अपना हाथ निकालते हो और देखते हो जो नीला कलर दिखता है ना, वो धमनी नहीं है, वो सिरा है। दिखता भी है वो थोड़ा सा नीला कलर। ठीक है, और शरीर के सतह पर होता है सिरा। ठीक है, धमनी तो मोटी होती है बेटा। आप हॉलीवुड पिक्चर वगैरह देखते हो, किसी के जब गला वाला काटते हैं तो कैसे बड़ी तेजी के साथ, ऐसा लगता है कोई मतलब प्रेशर के साथ जो ब्लड निकलता है, वो ऐसा केवल केवल वीएफएक्स से नहीं है, एक्चुअल में होता है, क्योंकि उस समय धमनियां कटी हैं जो शरीर के भीतर गहराई में होती हैं, उसमें स्पीड के साथ जो है वो ब्लड फ्लो होता है। तो ज्यादा गहरा चोट लगता है ना किसी व्यक्ति को, तो बहुत तेज गति से खून निकलता है, क्योंकि वहां पे धमनियां जो है वो आपकी टूट गई हैं। ठीक है, तो धमनियों में दबाव ज्यादा है, गति ज्यादा है, इसीलिए धमनियों की दीवार मोटी होंगी और गहराई में होंगी, जबकि सिराओं की दीवार पतली होंगी और सतह पे होंगी। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखोगे। देखो चित्र के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, दिख पा रहा है आपको कि धमनियों की जो दीवार होती है, धमनियों की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, तो धमनियों की दीवार मोटी होगी, रीजन मैं आपको बता दिया। जबकि सिराओं का जो आपका लेयर होता है, दीवार होता है, सिराएं जो होती हैं वो कैसे होती हैं? पतली होती हैं। ठीक है, साथ ही सिराएं जो होती हैं वो सतह में स्थित होती हैं, शरीर के सतह में स्थित होती हैं, जबकि जो आपका धमनियां है ये शरीर में गहराई में स्थित होती है। क्लियर है? धमनियों की दीवार कैसी होगी? मोटी होगी, क्योंकि उनको दबाव झेलना है, प्रेशर झेलना है, और गहराई में स्थित होंगे शरीर के। जबकि सिराओं की दीवार कैसी होगी?
पतली होगी क्योंकि इसमें दबाव वगैरह नहीं है, और ये शरीर के सतह में स्थित जो है वो आपका होती हैं। ठीक है, इतना चीज जो है वो आपका समझ में आ गया आपको। ठीक, उसके बाद एक अंतिम फैक्ट आपको बता रहा हूँ, फिर हमारा ये धमनी, शिरा, रक्त वाहिकाएं जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। देखो क्या होता है, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है, एक कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जो धमनियां होती है ना, धमनियां व्यक्ति के मृत्यु के बाद खाली हो जाती हैं। धमनियां जो है वो मृत्यु के बाद खाली हो जाती हैं, जबकि जो शिराएं हैं, शिराओं में जो रक्त है ये बोलना चाहिए, ठीक है, शिराएं जो हैं ये मृत्यु के बाद भी भरी रहती हैं, किससे? रक्त से। अब ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये है बेटा कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना तो हृदय धड़कना बंद कर देता है, मोटर बंद, ठीक है, लाइट गोल, ठीक है, लाइट ऑफ हो गया तो मोटर चलना बंद, पंप चलना बंद, हृदय धड़कना बंद, तो मोटर से पानी आना भी बंद, मतलब उस हार्ट से ब्लड निकलना भी बंद। क्योंकि धमनी निकलता है किससे? हार्ट से। हार्ट रुका तो धमनी क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। जबकि शिराओं में जो ब्लड आता है वो किससे आता है? ऊतकों से आता है। इसीलिए शिराएं जो है वो मृत्यु के बाद भी खाली नहीं होती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीजें हैं। एक चीज और है, आप याद रखना चाहो तो याद रख लो, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। मृत्यु के बाद जो है धमनियां नहीं पिचकती हैं, खाली होने के बाद भी ये नहीं पिचकती हैं, क्योंकि इनकी दीवारें मोटी रिजिड होती हैं। जबकि जो शिराएं होती हैं वो भरी होने के बाद भी पिचक जाती हैं, क्योंकि वो पतली दीवार पे होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धमनी और शिरा में अंतर। एक रिवीजन, क्विक रिवीजन देख लो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। धमनी और शिरा के बारे में मैंने क्या क्या बताया। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। पल्मोनरी धमनी इसका अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जो कि CO2 युक्त रक्त होता है। पल्मोनरी शिरा इसका अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट मैंने बताया कि धमनी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के चलते, शिराओं का नीला या बैंगनी रंग CO2 के चलते होता है। धमनियां जो है वो रक्त को हृदय से ऊतकों तक लेकर के जाती हैं, जबकि शिराएं रक्त को आपका ऊतक से हृदय के पास लेकर के जाती हैं, जस्ट उल्टा। उसके बाद मैंने आपको बताया धमनी में जो है दबाव अधिक होता है, रक्त का झटके के साथ बहता है। रीजन मैंने बताया कि धमनी रक्त आपका हृदय से खुलता है, और जो कोशिकाएं आपका शिराएं होती हैं उनमें कोशिका से रक्त आता है, इसीलिए वो उसमें गति धीमी होती है, कम दबाव के साथ बहता है। उसके बाद मैंने बताया चूंकि झटका सहना रहता है इसीलिए धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं, गहराई में होती हैं, जबकि शिराओं को कोई ऐसा झटका सहना नहीं रहता, इसीलिए वो पतली होती है, सतह पे होती हैं। मृत्यु के बाद धमनी खाली हो जाती है क्योंकि हृदय बंद हो जाता है धड़कना, जबकि शिराएं मृत्यु के बाद भी भरी रहती हैं। क्लियर है? आगे बढ़े अब। आगे अपने को क्या देखना है? अब हम थोड़ा सा देखते हैं किसके बारे में? पाइप के भीतर जो पानी भरा हुआ उसके बारे में, मतलब ब्लड के बारे में। ठीक है, तो ब्लड या रक्त तो एक डिटेल टॉपिक है। मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़ा सा हम इसका इंट्रो समझेंगे, उसके बाद डिटेल में हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, संवहनी संयोजी ऊतक। एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पूछा भी गया है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? याद रखना, रक्त ऐसा लगता है लिक्विड है, तो ऐसा लगता है कि रक्त कोई ऊतक नहीं है। रक्त एक ऊतक है, ब्लड एक टिश्यू है। और ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, संवहनी संयोजी ऊतक या तरल संयोजी ऊतक। कई बार क्वेश्चन में पूछा है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, या संवहनी संयोजी ऊतक है, या वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब रक्त ही केवल हमारे शरीर में द्रव के रूप में रक्त ही केवल नहीं होता, क्या होता है इसी को आपको समझना है। तो जो संवहनी संयोजी ऊतक होता है मानव शरीर में बेटा, उसको दो भागों में बांटा जाता है। चलिए,
तो मैं दो भागों में यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक, एक भाग आपको याद रखना है, रक्त, ब्लड या रक्त। दूसरा भाग आपको याद रखना है लिम्फ या लसिका। लिम्फ या इसी को क्या कहते हैं, लसिका। इसको भी पढ़ना है आपको, लसिका को भी, यहां से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो भाग हैं, एक है ब्लड और एक है लिम्फ, रक्त और लसिका। फिर जो रक्त है, इसके फिर दो भाग हैं बेटा। रक्त के कौन कौन से दो भाग हैं बता दे रहा हूं। रक्त में एक होता है रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। दूसरा जो हिस्सा होता है रक्त का, उसको कहते हैं रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स, रक्त कणिकाएं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स। रक्त दो भागों में बटा होता है, रक्त प्लाज्मा में और रक्त कणिकाओं में। ठीक है, इतना समझ में आया। ब्लड में अगर ब्लड को हम 100% मान करके चलें, तो ब्लड में लगभग 55 से 60% ब्लड प्लाज्मा होता है, और जो बचा हुआ हिस्सा है लगभग बोल सकते हो 40-45% रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा बोल सकते हो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, 55 से 60% के आसपास, और ब्लड कार्पल्स कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है, एकदम ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी 40-45% के आसपास रहता है। रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, रक्त कणिकाएं कौन कौन से तीन प्रकार की होती हैं? आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, हिंदी में कहेंगे लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, राइट। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं कह सकते हैं आप इनको, राइट। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स नाम से ही याद रखो, शुद्ध हिंदी देखोगे तो ये पट्टिकाणु कहलाता है, पट्टिकाणु कोशिकाएं, पट्टिकाणु। तो ये याद नहीं होगा, इतना शुद्ध हिंदी में जाने की जरूरत नहीं है, प्लेटलेट्स करके आप याद रखो। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स, ये तीन प्रकार के ब्लड कार्पल्स मुख्य रूप से। अब इनके अलग अलग नाम भी है ना। जो आपका आरबीसी है, इसको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। इसका कोई हिंदी नाम नहीं है बेटा, ऐसे ही याद रखना, ऐसे ही पूछेगा। जरूरी नहीं तुमको आरबीसी के नाम से पूछे, डब्ल्यूबीसी के नाम से पूछे या प्लेटलेट्स के नाम से पूछे, वो उन नामों से भी आपको पूछ सकता है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स मींस डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स मींस प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये एक वर्गीकरण है मनुष्य के भीतर पाए जाने वाले वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का, तरल संयोजी ऊतक का।
ठीक है, ये ब्लड का वर्गीकरण नहीं है। ब्लड तरल संयोजी ऊतक का एक हिस्सा है हमारे शरीर में। तो मानव शरीर में तरल संयोजी ऊतक दो भागों में बांटते हैं, रक्त और लसिका, ब्लड और लिम्फ। फिर जो रक्त होता है उसको दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। रक्त में रक्त प्लाज्मा होता है, जो रक्त का बोल सकते हो द्रवनुमा संरचना है, और छोटे छोटे कणिकाएं जो होती हैं वो क्या कहलाते हैं, रक्त कणिकाएं। ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पल्स। 55 to 60% ब्लड प्लाज्मा, 40 to 45% ब्लड कार्पल्स होते हैं। ब्लड कार्पल्स तीन प्रकार के याद रखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स पट्टिकाणु, पट्टिकाणु कणिकाएं, कोशिकाएं, जो भी कहें, ठीक है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। सबको अपने को पढ़ना है। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं यहां से, किससे? ब्लड से। ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत अपन समझते हैं, ठीक। तो ब्लड या जो आपका रुधिर होता है, वहां से किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, या आज तक क्या क्या पूछे गए हैं, इसको हम समझते हैं बेटा। सबसे पहले तो आपको एक चीज में और यहाँ पे याद दिला देता हूं कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो आपका हम पढ़ रहे हैं अभी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, या रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर लेना है विलियम हार्वे। किसका नाम आपको याद रखना है? विलियम हार्वे का, ठीक है। क्या नाम याद रखेंगे? विलियम हार्वे, ठीक। दूसरा, ब्लड क्या है, रुधिर क्या है, ऐसा पूछता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो रुधिर है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? ब्लड एक वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। हिंदी में पूछे, इंग्लिश में पूछे, जो भी पूछे, ये प्रश्न पूछ चुका है कई बार। अब मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिया है, हिमेटोलॉजी। इसको कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। हिमेटोलॉजी क्या होता है, पोमोलॉजी क्या होता है ना, कार्डियोलॉजी क्या होता है। तो किसी भी चीज का अध्ययन लॉजी वर्ड से यूज करते हैं। तो हिमेटोलॉजी क्या है? कह सकते हैं कि हिमेटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का अध्ययन किया जाता है, या ब्लड का अध्ययन किया जाता है। ये भी कई बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन करते हैं वो हिमेटोलॉजी कहलाता है। कई छात्र क्या है ना, हिमेटोलॉजी और कार्डियोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हिमेटोलॉजी में और कार्डियोलॉजी में फर्क है बेटा, ठीक है। कार्डियोलॉजी जो है वो हार्ट का अध्ययन है, स्पेशली हृदय का, जबकि हिमेटोलॉजी किसका अध्ययन है? आपका ब्लड का। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। हिमेटोलॉजी ब्लड का अध्ययन है, कार्डियोलॉजी जो है वो आपका हृदय का अध्ययन है। जब हृदय पढ़ाऊंगा दोबारा उसको बता दूंगा मैं, ठीक। ये चीज समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन जो पूछता है वो मानव शरीर में रक्त के वॉल्यूम को लेकर के, रक्त की मात्रा को लेकर के पूछता है। तो याद रखेंगे, एक जो आपका स्वस्थ मानव का शरीर होता है उसमें लगभग 5 से 6 लीटर क्या रहता है? रक्त पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में मानक जो ब्लड की मात्रा है वो 5 से 6 लीटर होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन बनता है कि मानव रक्त की प्रकृति किस प्रकार की होती है? प्रकृति से आशय मानव रक्त की पीएच वैल्यू से है, ठीक है। तो मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 के आसपास होता है।
तो चूंकि 7 हुआ तो उदासीन, 7 से ऊपर गया तो क्षारीय, 7 से नीचे गया तो अम्लीय। 7 से हल्का सा ऊपर गया है, इसीलिए रक्त की प्रवृत्ति, मानव रक्त की जो प्रवृत्ति है उसको हल्का क्षारीय कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद अंतिम में देख लीजिए कि मानव रक्त के क्या क्या कार्य हैं। तो इनके कार्य तो मेरे ख्याल से आप अभी तक समझ गए होंगे। बहुत सारे कार्य जो है मैं पढ़ाने के दौरान जो है वो आपका बता चुका हूँ। सबसे पहला कार्य शरीर में वायु का परिवहन करना। ठीक है, अब मैंने वायु इसलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि ये ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है ना। हृदय से ऑक्सीजन को लेकर के कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हृदय तक आता है। तो ऑक्सीजन CO2 दोनों का परिवहन करता है। इसके अलावा मानव शरीर में बहुत सारे जो आपके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका भी परिवहन करता है, शरीर से बाहर करने का काम करता है। तो दूसरा काम हो जाता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। राइट, ये दो मेन काम है। इसके अलावा शरीर के टेम्परेचर का नियंत्रण करना, शरीर के ताप का नियमन करना, ये भी इसका जो है आपका मेन काम है। इसके अलावा मानव शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपका विकसित करना या बढ़ाना, ये भी ब्लड का जो है काम में से एक है। तो ब्लड को लेकर के ये कुछ चीजें जो है आपको याद रखनी है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा सबसे पहले किया गया? तो विलियम हार्वे का नाम आप याद रखेंगे। रक्त किस प्रकार का ऊतक है पूछेगा बेटा, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। स्वस्थ मानव शरीर में 5 से 6 लीटर जो है वो आपका रक्त रहता है। रक्त की पीएच वैल्यू होती है 7.4। ये हल्का क्षारीय होता है, स्लाइटली एल्केलाइन नेचर का होता है बोल सकते हैं। कार्य शरीर में वायु का, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, शरीर के ताप का नियंत्रण नियमन करना, प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। ठीक है, ये रक्त के प्रमुख क्या हो गए? आपके कार्य हो गए। अब देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले एक चार्ट बताया था आपको, ये वाला। ठीक, तो ब्लड को केवल हमने समझा है, अपने को समझना है ब्लड प्लाज्मा को, रक्त प्लाज्मा को। अपने को समझना है रक्त कणिकाओं के अंतर्गत RBC, WBC, प्लेटलेट्स को। उसके बाद अपने को लिम्फ को भी समझना है। फिर ये भी देखना है कि इस रक्त में और इस लिम्फ में क्या डिफरेंस होता है और क्या प्रश्न यहाँ से बनता है। तो वो तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अभी रक्त के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और बता दे रहा हूँ जो आजकल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसके बाद आज के टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे? MCQ करेंगे। ठीक है, तो देखो ब्लड के बारे में एक चीज आप थोड़ा सा और दिमाग में बिठा लीजिए। डायरेक्ट ब्लड से तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं सोचा इसको आज के लेक्चर में ही आपको थोड़ा बता दूं क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो आपका बन रहा है। मैं बात करना चाह रहा हूँ ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर, रक्त शर्करा, रक्त में पाया जाने वाला शर्करा। शर्करा का मतलब क्या है? ग्लूकोज है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कहिए, ब्लड में शर्करा की मात्रा कहिए, ब्लड में शुगर की मात्रा कहिए। आजकल बहुत सारे लोगों को शुगर का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज का जो है वो आपका प्रॉब्लम होता है। तो इसके बारे में आपको पूर्ववर्ती क्लासेस में बता चुका हूं कि मानव शरीर में क्या होता है। जो अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, उस पेनक्रियाज से आपका, पेनक्रियाज में विशेष करके जो बीटा सेल होता है, मैंने आपको पढ़ाया कि पेनक्रियाज में 3 सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इस इंसुलिन हार्मोन का मेन काम होता है हमारे शरीर में एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देना ग्लाइकोजन में। लेकिन अगर हम बहुत अधिक मात्रा में जो है ग्लूकोज का सेवन कर रहे हैं या ऐसे भोजन हम खा रहे हैं जिनमें शर्करा की मात्रा ज्यादा है
या हमारा शारीरिक एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है। तो इसके चलते क्या होता है कि मानव शरीर के ब्लड में जो शुगर का लेवल है, शर्करा की मात्रा है, वो बढ़ती जाती है। तो कितनी मात्रा जो है वो आपका डायबिटीज की कैटेगरी में आता है, कितनी मात्रा नॉर्मल है ना? लो शुगर को क्या कहा जाता है, हाई शुगर को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी को मैं आपको बताता हूँ। इसको हम शुरुआत करते हैं शुगर टेस्ट से। तो ब्लड शुगर में जो टेस्ट होता है ना बेटा, वो दो प्रकार का होता है, पहले आप ये समझो, ठीक है? और इसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं है, आप ये मत सोचना कि ये बड़े बुजुर्गों को या मोटे लोगों को होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? आजकल छोटे उम्र वालों को भी जो है ये आपका हो जा रहा है। तो मैंने कहा ब्लड शुगर का जो टेस्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है? एक होता है, एक टेस्ट को कहते हैं फास्टिंग शुगर टेस्ट, फास्टिंग शुगर टेस्ट। और दूसरा जो कहलाता है उसको पोस्ट मील शुगर टेस्ट कहते हैं, पोस्ट मील शुगर टेस्ट। इसका मतलब क्या है? फास्टिंग शुगर टेस्ट जो होता है, फास्ट मतलब उपवास, मतलब खाली पेट में ये टेस्ट होता है। पोस्ट मील टेस्ट मतलब खाना खाने के बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद ये टेस्ट होता है, पोस्ट मील टेस्ट, ठीक है? तो दोनों में अलग अलग प्रकार के रिजल्ट आते हैं। अगर आप खाली पेट हो तो जाहिर सी बात है आपका शुगर लेवल कम ही होगा, खाना खा लिए हो तो जाहिर सी बात है शुगर लेवल ज्यादा होगा। लेकिन खाली पेट में कितना शुगर लेवल एक मानक है, और खाना खाने के बाद कितना शुगर लेवल एक मानक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो यदि फास्टिंग शुगर टेस्ट कराते हैं, खाली पेट में अगर आप शुगर का टेस्ट कराते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो शुगर का लेवल है ब्लड में 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अधिक होगा तो ये डायबिटीज का संकेत है। मतलब 60 से 100 के बीच में, 60 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच है तब तो ठीक है। 60 से कम है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कहलाएगा, 100 से ऊपर होगा हाइपरग्लाइसीमिया कहलाएगा। अब ये क्या चीज है सर, बता रहा हूँ कुछ देर में, ठीक है? पहले तो मानक देख लो कि 100 से कम होना चाहिए, 60 से 100 के बीच होना चाहिए खाली पेट वाले टेस्ट में, ठीक है? पोस्ट मील शुगर टेस्ट जो होता है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ये टेस्ट होता है। इसमें जो मानक कहा जाता है 120 से 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ये मानक जो है कहा गया है। इसके बीच में यदि रिजल्ट आता है तो ठीक है, आपका शुगर लेवल ठीक है, ना कम है ना ज्यादा है, ठीक है? लेकिन अगर 160 प्लस जाता है तो ये डायबिटीज का संकेत है, ठीक है? मतलब ये शुगर अब हाई शुगर कहलाएगा। लेकिन जरूरी नहीं, कभी कभी अन्य कारणों से भी मतलब 160 प्लस दिखाता है, उसके लिए डायबिटीज टेस्ट करना जरूरी होता है। एग्जाम में ये पूछेगा, ये मानक चीजें पूछी जाती हैं, इसी को याद रखो आप, ठीक है? कई बार क्या होता है एग्जाम में गलत टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, वो बोल देगा कि मानव में एक मानक शुगर लेवल क्या होता है, बताता नहीं है वहां पे कि वो फास्टिंग शुगर का पूछ रहा है कि पोस्ट मिल शुगर का, खाली पेट का पूछ रहा है कि खाना खाने के बाद का। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये वाला डेटा लेना कि मानव में जो आपका एक नॉर्मल शुगर लेवल है वो 120 से 140 के बीच होना चाहिए। स्पेशल लिख दिया है फास्ट उपवास ऐसा वर्ड यूज कर दिया है, खाली पेट वर्ड यूज कर दिया है, तो 60 से 100 के बीच, ठीक है? मतलब 60 से 100 के बीच मतलब 70-80 लिखा होगा तब भी वो सही होगा। तो 60 से 100 का ब्रैकेट आपको याद रखना है, ठीक? अब देखो दो वर्ड याद रखना, इससे भी प्रश्न बनता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है? ग्लाइसीमिया, हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, ग्लाइसीमिया वर्ड याद रखो। अब ग्लाइसीमिया में दो वर्ड याद रखना, एक हाइपोग्लाइसीमिया और एक याद रखना हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी हाइपो वर्ड रहता है वो कम के लिए प्रयोग किया जाता है, और जब भी हाइपर वर्ड रहता है वो अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मानव शरीर में लो शुगर के कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और मानव शरीर में
हाई शुगर के कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये लेवल जो आपको समझ में आ रहा है, अगर लो शुगर है तो वो कंडीशन कहलाता है क्या? हाइपोग्लाइसीमिया। हाई शुगर है तो वो कंडीशन कहलाता है हाइपरग्लाइसीमिया, या हाई शुगर को डायबिटीज भी कहते हैं। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इतनी सारी चीजें देखने के बाद अब हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर जो है हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने चलिए क्वेश्चन जो है वो रख देता हूँ। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का आयतन कितना होता है? तो अभी तुरंत कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है कि एक वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 5 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रक्तदाब उच्च होता है, आलिंद, धमनी, सिरा, निलय। अभी आलिंद निलय तो आपको पढ़ाया नहीं हो। आलिंद निलय जो है वो हृदय का हिस्सा है, तो उनमें कम दाब अधिक दाब ऐसा नहीं होता। धमनी और सिरा को आप देख लीजिए। मैं आपको बताया हूं कि धमनियों में रक्तदाब ज्यादा होता है, झटके के साथ बता है, सिराओं में कम होता है। तो रक्तदाब किसमें उच्च होता है? आपका धमनी में। अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में अपर्याप्त मात्रा से रक्त की आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्केमिया, हाइपरमिया, हीमोस्टेसिस और हेमरेज। ये हीमोरेज लिखा हुआ है, बट इसको पढ़ते हैं क्या? आपका हेमरेज। इसका सही आंसर है क्या? आपका इस्केमिया। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि चारों में से किसी में से भी क्वेश्चन मान लो पूछ दे तो वो आपसे गलत मत हो। देखो ये क्या पूछ रहा है। मनुष्य के शरीर में अपर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति। देखो क्या होता है, जब मानव शरीर के भीतर रक्त की आपूर्ति कम होती है बेटा, वाहिकाओं में, धमनियों में, सिराओं में कम रक्त बहता है, ऊतकों तक कम रक्त पहुंचता है, इस कंडीशन को इस्केमिया कहते हैं। जब मानव शरीर के भीतर धमनियों में, वाहिकाओं में रक्त की जो आपूर्ति है वो अधिक हो जाती है, ऊतकों अंगों तक अधिक रक्त पहुंचता है, उसको हाइपरमिया कहते हैं। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? मानव शरीर के भीतर रक्त का थक्का बनना। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, कई बार आपने सुना होगा, गहरी चोट लग गई, ब्लड क्लॉट बन गया, डेथ हो गई, ऑपरेशन करना पड़ा। तो कोई चोट वगैरह लगता है या कुछ ऐसे कंडीशन में, कुछ मान लो आपका शरीर का जो है कंडीशन ठीक नहीं है रोग वगैरह के चलते, शरीर के भीतर जब ब्लड क्लॉट होना चालू हो जाता है, रक्त का थक्का बनता है, तो उसको हीमोस्टेसिस कहा जाता है। हेमरेज या हीमोरेज किसको कहते हैं? हेमरेज जस्ट उल्टा है। मानव शरीर के भीतर अत्यधिक रक्तस्राव, शरीर के बाहर नहीं बोल रहा हूँ बेटा मैं, शरीर के भीतर मान लो कुछ ब्लड वेसल्स फट जाए, कुछ चोट लग जाए, तो उससे जो है आपका, अगर मान लो ब्लड बहने लगे, ब्रेन हेमरेज नाम सुने होगे ना, मतलब भीतर में रक्त जो है स्त्राव होने लगता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं मेडिकल टर्म्स हैं। रक्त की आपूर्ति कम होना इस्केमिया, रक्त की आपूर्ति अधिक होना हाइपरमिया, शरीर के भीतर रक्त का थक्का बनना हीमोस्टेसिस, और शरीर के भीतर अत्यधिक रक्तस्राव, चोट आदि वगैरह से या किसी भी रीजन से वो कहलाता है हेमरेज। तो ये रक्त की आपूर्ति, कम आपूर्ति बोला है, तो इसमें आंसर आ जाएगा इस्केमिया। अगला क्वेश्चन। रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा? रक्तदाब बढ़ जाएगा, होगा ना। मान लो अगर ये त्रिज्या है, ऐसा इतना है त्रिज्या, ठीक है, इसको कम करके हम ऐसा छोटा कर देते हैं। तो छोटा करोगे, पाइप का आकार छोटा करोगे, तो अंदर में पानी का प्रेशर बढ़ेगा ना। तो वाहिकाएं जितनी चौड़ी रहेंगी उतना प्रेशर कम होगा, वाहिकाएं जितनी सकरी होंगी उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। तो रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर क्या हो जाएगा? ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पोषण का भी क्वेश्चन हो सकता है, न्यूट्रिशन का, लेकिन चूंकि रक्त से जुड़ा हुआ है तो मैंने आपके इसको शामिल कर दिया है।
विटामिन के जो होता है वो रक्त का थप्पा जमाने में मदद करता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस प्राणी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो आपका पाया जाता है? तो जिनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उसको हीमोसील कहते हैं। कभी कभार इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है वो आपके पूछ दिए जाते हैं अटपटे टाइप के। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हीमोसील में पाया जाता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड किसी ब्लड वेसल्स में नहीं बहता, उनमें रक्त वाहिकाएं पाई ही नहीं जाती, हमारे जैसे धमनी शिरा नहीं पाई जाती, वो सीधा शारीरिक गुहा में बहता है, कैविटी में बहता है। ठीक है, उसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, कोई वाहिकाओं में नहीं बहता। और ऐसा किसमें होता है? आपका हीमोसिल में होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका सही आंसर है महाधमनी। याद रखना, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आपका महाधमनी, एरोटा। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की? अभी कुछ देर पहले बताया था, विलियम हार्वे का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शीत रक्तकारी प्राणी है? निम्न में से कौन कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? अब ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। मेरा क्लास देखे होगे तो याद होगा, नहीं याद होगा तो फटाक से मैं यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। मैंने आपको 5 वर्ग पढ़ाए हैं कार्डेटा के, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनी वर्ग, है ना? पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। तो मैं इसको बता चुका हूं आपको पढ़ाने के दौरान कि ये शुरू के जो 3 वर्ग होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, शीत रक्त वाले प्राणी होते हैं। जबकि पक्षी और स्तनी जो है ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, गर्म खून वाले प्राणी होते हैं। और ये शीत प्राणी, गर्म प्राणी क्या है इसकी व्याख्या मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको सीधा सीधा। तो अगर हम इसमें देखें, कबूतर, कबूतर तो ये पक्षी वर्ग में आता है ना, कछुआ सरीसृप वर्ग में आता है, लोमड़ी स्तनी वर्ग में आता है, बकरी भी स्तनी वर्ग में आता है। पूछा है शीत रक्तकारी प्राणी कौन है? तो शीत में कौन आते हैं? सरीसृप। तो आंसर आ जाएगा क्या आपका? कछुआ सरीसृप। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक गर्म रक्त प्राणी है, ठीक है, तो गर्म रक्त प्राणी कौन सा होगा? तो देखो, देखो गर्म में कौन कौन से आता है? गर्म में पक्षी और आपका स्तनी, ठीक है। सार्क तो एक मछली है, सर्प जो है एक सरीसृप है, एस्कार्बिक पता नहीं क्या है, चमगादड़, चमगादड़ जो है एक्चुअल में क्या है? आपका स्तनी है, इसीलिए सही आंसर होगा चमगादड़ एक वार्म ब्लडेड एनिमल है। अगला क्वेश्चन, रक्त में उपस्थित तत्व है, रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन, ठीक है। निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? वेन, रक्त, यकृत, पेट। रक्त एक ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य मानव के रक्त का लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। मनुष्य के लाल रंग का मतलब रक्त के लाल रंग होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा है? ठीक है, मतलब जो शरीर के भीतर थक्का नहीं बनने देता वो होता है आपका हिपेरिन। और ये किसके द्वारा निर्मित होता है? लीवर के द्वारा। पाचन तंत्र के अंतर्गत लीवर पढ़ाने के दौरान मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हिपेरिन जो होता है मानव शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। एक हिरुडिन मैंने बताया था, हिरुडिन जोंक में पाया जाता है, ठीक। मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना है? 7.4। अभी हम पढ़ चुके हैं, हल्का क्षारीय होता है। हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु है क्या? आयरन या लोहा। आयरन या लोहा क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और रक्त में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त वाहिकाओं में बहता रक्त थक्का नहीं बनता, किसके चलते? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही हिपेरिन के चलते रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गर्म खून युक्त प्राणी है? वेल, वेल शार्क, टोड, ड्रेको। देखो वेल एक क्या है बेटा? स्तनी है, जबकि वेल शार्क, शार्क जुड़ गया मतलब ये मत्स्य है।
टोड और ड्रेको दोनों एम्फीबियन है, मतलब उभयचर है। तो मत्स्य उभयचर, ये तो शीत खून वाले होते हैं, स्तनी गर्म खून वाला होता है। तो आंसर आ जाएगा ए, वेल। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा क्या है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, अभी भी बताया था मैंने आपको। हाइपोग्लाइसीमिया का संदर्भ है रक्त में उच्च लवण सांद्रता, उच्च रक्त शर्करा स्तर, उच्च रक्तचाप, रक्त में निम्न शर्करा स्तर। अभी अभी मैंने आपको बताया था हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा रक्त में निम्न शुगर, लो शुगर, वो क्या कहलाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के उपवास में 100 ग्राम प्रति लीटर रक्त में उपस्थित शर्करा की मांग है। उपवास वर्ड यूज किया है, फास्टिंग शुगर टेस्ट है। फास्टिंग शुगर टेस्ट में एक मानक वैल्यू मैं आपको बताया था 60 से 100 आपका mg प्रति डेसीलीटर जो है वो आपका होना चाहिए। तो 60 से 100, 30 से 50 ये गलत होगा, 50-70 ये गलत होगा, 120 से 140 ये भी गलत होगा। ये देखो 60 से 100 के बीच में ये है, 80 से 100 आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव के लिए सामान्य शर्करा का स्तर की मात्रा क्या है? देखो इसी क्वेश्चन को मैं बोल रहा था। अब इसमें मेंशन नहीं है कि फास्ट शुगर टेस्ट है या पोस्ट मिल शुगर टेस्ट है, उपवास का है, खाली पेट का है, या खाना खाने के बाद का है। तो मैंने बोला कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप खाना खाने के बाद वाले को लेना। तो खाना खाने के बाद वाले में 2 घंटे बाद वाले में बताया था 120 से 140 mg प्रति डेसीलीटर जो है ये मानक है। तो इसके हिसाब से ये गलत है, ये 150 हो गया। ठीक है, 80 से 90 है तो कम हो गया, ये भी गलत है। 150 से 200 ये बहुत ज्यादा हो गया, ये गलत है। इसके हिसाब से लगभग ये सही है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लेना। 120 से 140 है, लेकिन ये इसके लमसम है तो ये ठीक है। 160 से प्लस तो फिर डायबिटीज की कैटेगरी में जाता है। अगला, ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा जो आपका आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। अंतिम में फिर से बता दे रहा हूँ, प्रयोगशाला परिचारक के निशुल्क बैच से जुड़ने के लिए, निशुल्क पीडीएफ वगैरह इन क्लासेस का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आप वहाँ पे हमको व्हाट्सअप करिए और उस बैच से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको लिंक भेज दिया जाएगा, पीडीएफ भेजे जाएंगे। साथ ही साथ जो कंप्लीट प्रयोगशाला परिचारक जो है मुझसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी फीस है 2,990 रुपए, जिसमें कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जीके प्लस साइंस दोनों दोनों पार्ट। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 7470960094 पर हमारे एकेडमी मैनेजर को, और वहां पे आपको एडमिशन संबंधी या पेड कोर्सेज की जानकारी संबंधी सारे डिटेल मिल जाएंगे। प्रयोगशाला परिचारक के अलावा जितने भी नोटिफिकेशन वर्तमान में है, चाहे वो सीजीपीएससी प्री का हो, चाहे वो व्यापम का हो, जो भी हो, सारे कोर्स जो है वो आपके अवेलेबल हैं। इनके बारे में भी जानकारी के लिए आप हमारे पेड कोर्सेज के इंक्वायरी व्हाट्सएप नंबर 7470960094 पर हमको मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले सेशन में हम रक्त को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।